Okay, students, Assalamu alaikum. We were discussing this AC current flowing through the resistors, और उसमें हमने कहा था that from Ohm's law we have V is equal to IR and P is equal to I square R. और if you look at this figure, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कोई phase difference नहीं है. इससे पहले हमने phase पढ़ा था, what is the phase difference, और उसके लिए जो phasor है, the vector which represent the phase difference between the alternating current and alternating voltage. तो फिर हमने ये देखा कि if AC is flowing through a resistor, तो रेजिस्टर से जब ये फ्लो करेगा तो आपके पास उसके वोल्टेज में और उसके करंट में किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, राइट? एंड अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो फिर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी एंड वी से के वी एम आई एम है, और इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा 2 तो वो हमारे पास 1/2 आएगा. ये हम बार बार कर चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी. तो अगर हम इनकी इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/2, राइट? इसका स्क्वायर लेंगे जैसे भी होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू over 2i and is root 2 and I am root 2. ये आपके पास है which is equal to v root means square values and I root means square values. ये आपके पास power dissipation था, it is equal to p v I. उसी तरह आएगा अगर आपके पास voltage root means square में है, आई भी रूट मीन स्क्वायर में आएगा. अगर आपके पास डायरेक्ट वोल्टेज होता है तो डायरेक्ट करंट आता है, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो अल्टरनेटिंग करंट आएगा. अगर आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज में वोल्टेज है तो हम फिर उसकी करंट की वैल्यू भी रूट मीन स्क्वायर में लेंगे. लेकिन पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस आपके पास हर हाल में इस तरीके से आएगा. ओके, देन वी आर गोइंग टू टेक द एसी थ्रू द कैपेसिटर्स. अब कैपेसिटर में आपके पास थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, और वी से कि अगर आप एक कैपेसिटर को सप्लाई करते हैं, कैपेसिटर को आप लेते हैं एंड उसको आप ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं, बट ये ईएमएफ सोर्स जो है वो आपके पास डीसी करंट है, ठीक है, डीसी सोर्स के फॉर्म में है. तो फिर आपके पास क्या होगा, वी डिफाइन कैपेसिटर एज द डिवाइस विच स्टोर चार्जेस. आपके पास नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स पर रिजाइड होती जाएंगी और ये चार्ज होता जाएगा. कैपेसिटर आपके पास इस केस में चार्ज होगा, वो चार्ज को स्टोर करेगा, लेकिन इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर आप यहाँ पर एक बल्ब लगा लें तो ये बल्ब जो है ये आपके पास ग्लो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो. क्यों ग्लो नहीं कर रहा? इसलिए ग्लो नहीं कर रहा कि आपके पास जितना भी चार्ज है वो तो यहाँ रिजाइड हो रहा है, करंट सिंपली फ्लो नहीं कर रहा, वो इधर ही ब्लॉक हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन अगर सिर्फ चार्ज कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में वही सारी चार्जेस स्टोर हो रही हैं, उसकी चार्जिंग हो रही है. लेकिन करंट जो है बल्ब को कुछ नहीं देगा, बिकॉज बीच में तो ये ब्लॉकेज है, ये तो फ्लो नहीं हो रहा. लेकिन अगर आप इसको कलेक्ट करें विद द एसी सप्लाई, अगर आप इसको देंगे तो एसी सप्लाई के साथ क्या होगा कि अब आपके पास यहाँ पे करंट आएगा, इसको चार्ज देगा, और फिर जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और नेगेटिव हाफ आ रहा है तो उसको डिस्चार्ज कर रहा है. फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब नेगेटिव हाफ आएगा तो वो उसको डिस्चार्ज करेगा. इन द सेम वे इस सर्किट में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है तो ये बल्ब क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, क्योंकि अभी करंट फ्लो हो रहा है इन द सर्किट. ठीक है, वोल्टेज चूंकि मेरे पास इस वक्त क्या है, वोल्टेज मेरे पास कौन सी वोल्टेज है, दिस इज एसी वोल्टेज, इसलिए हम इसको मैक्सिमम वोल्टेज जो उसकी होगी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी भी हम लिख सकते हैं, इसको हम वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी के फॉर्म में भी लिखते हैं. एंड यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्या करे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द वोल्टेज. इसकी जो वोल्टेज हमारे पास जो भी चार्ज की वोल्टेज है वो वोल्टेज जितना सप्लाई करेंगे ज्यादा करेंगे तो क्यू आपका उतना ज्यादा होता जाएगा,
और वोल्टेज की सप्लाई कम होगी तो चार्ज आपके पास कम आएगा। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा आपके पास वोल्टेज ज्यादा है उतना करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। सो मोर करंट इज फ्लो, चार्ज इज फ्लोइंग का मतलब ये है कि आपका वोल्टेज ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके पास ज्यादा चार्ज एकमुलेट होगा। सो वी से दैट ये जो आपके पास चार्ज स्टोर हो रहा है, दिस वोल्टेज, दिस चार्ज storage is directly proportional to V. So Q is equal to CV, वो डिपेंड करेगा उसी कैपेसिटेंस पे, ये हम पहले कर चुके हैं। So Q is equal to CV, अब V मेरे पास कौन सा है? साइन ऑफ ओमेगा टी है। एक्सक्यूज मी। सो CV अगर मेरे पास Q के इक्वल है, सो आई कैन से Q is equal to Q नॉट। Q नॉट मेरे पास अगर मैक्सिमम चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में जा रहा है, तो इसी तरह से चार्ज भी आपके पास ऑल्टरनेट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो कर रहा है। एंड अगेन वी से I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हमारे पास डेफिनेशन है फ्रॉम करंट, दैट I इज एक्चुअली द रेट ऑफ change, the rate of flow of charges is I। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम की तरफ आएंगे तो अगर आपके पास वोल्टेज जो है वो फ्लो कर रहा है, सिनुसाइड वोल्टेज है, साइन फंक्शन है, जीरो से स्टार्ट होगा, तो क्यू बी हमारे पास डिपेंड करता है वी पर, उसका ग्राफ भी इसी किस्म का आएगा, राइट। सो इफ आई से कि मेरा वोल्टेज आ रहा है, लेट्स से this is my current and this is my voltage, right। वोल्टेज का ये ग्राफ है, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास चार्ज भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी डिक्रीज होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। इसी तरह से आपके पास दूसरी तरफ पे नेगेटिव साइड पे भी अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज ज्यादा एक्युमुलेट होगा, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो फिर चार्ज डिके होना शुरू हो जाएगा, राइट। बट वी हैव अ रिलेशनशिप दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे अगर आप करंट को देखेंगे तो करंट मेरे पास क्या है? इट इज I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के स्लोप को, राइट। जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई हैव अ ये मेरे पास कोई लाइन है और उसका स्लोप मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो उसका स्लोप क्या होता है? वन साइड डिवाइडेड बाय अदर साइड y डिवाइडेड बाय x, ऐसा होगा। लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ऐसा होता है। अगर आपके पास ये स्लोप ऐसे हो जाए तो क्या होगा? आप y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ऐसा होगा। इफ आई से अगेन में ये वैल्यू आ जाए तो आपके पास y की वैल्यू इंक्रीज और x स्लोप इंक्रीज होता जाता है जितना जितना आप इस y को लाइन को यूं लेकर जाएंगे। अगर ये बिल्कुल सीधा हो जाए तो x की वैल्यू खत्म और आपके पास मैक्सिमम y की वैल्यू आएगी, यानी स्लोप मैक्सिमम होता है इस पोजीशन में, राइट। ठीक। सो इफ आई कंपेयर, ये स्लोप की समझ आप अपने डाल दें कि जितना आपके पास ये एक्सेस की तरफ झुकेगा ये लाइन, उतना आपके पास स्लोप जो है वो कम होता जाएगा। देखिए y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू ज्यादा हो रही है। ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो स्लोप कम, फिर स्लोप ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इस पोजीशन में आपके पास स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर वी से एट x इज इक्वल टू 0, आपके पास y जो है सारा का सारा y होगा, स्लोप इज maximum, right। Now looking at this equation I is equal to dq by dt, मेरे पास जब q 0 है, ये q है ना मेरे पास, ये q, if q is equal to 0 तो उस वक्त मेरे पास I क्या होगा? ये स्लोप मैक्सिमम होगा। I की वैल्यू मैक्सिमम है when q is 0, right। So at this point
मेरे पास I की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, मैं इधर एक पॉइंट लगा लूंगी। एंड जब ये पॉइंट होगा, इसको मैं थोड़ा इधर ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स से दिस इज योर चार्ज एंड ये Q है मेरे पास, और अगर मैं यहाँ पर करंट के लिए अब एक स्लोप ड्रॉ करना चाहती हूँ फ्रॉम चार्ज, एंड आई से I इज इक्वल टू dQ बाई dt, राइट। तो अगर आपके पास Q की वैल्यू 0 है, राइट, सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप मेरे पास ये पॉइंट अगर है तो इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा 0 स्लोप। ये पॉइंट अगर है तो आपके पास स्लोप जो है मैक्सिमम हो जाएगा। वालेकुम सलाम जी, मैं क्लास ले रही हूँ जी। अच्छा हाँ बिल्कुल जरूर देंगे, ठीक है, फिर मैं आपको देती हूँ। ठीक, सो इस पॉइंट पर Q 0 है, तो मेरे पास इस वक्त करंट की वैल्यू क्या हो, यस स्लोप 0 है, Q 0 नहीं है, Q मैक्सिमम है। Q मैक्सिमम है, लेकिन इसका जो स्लोप है dQ बाई dt, इस पॉइंट पर वो 0 आ रहा है, तो मेरे पास करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। इधर आपके पास Q की वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप dQ बाई dt देख लें तो वो स्लोप आपके पास इधर मैक्सिमम है, इसलिए जब Q इधर होगा तो आपके पास करंट की वैल्यू ये होगी। जब Q इधर होगा तो आपके पास करंट की वैल्यू ये होगी। जब Q आपके पास फिर इधर आ जाएगा तो स्लोप मैक्सिमम, तो अब आपके पास इधर जो है करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब आपके पास Q फिर इधर आ जाएगा, राइट, तो अगेन करंट की वैल्यू यहाँ पे स्लोप 0, तो फिर आपके पास करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास करंट में स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो आई विल ड्रॉ अ ग्राफ फॉर करंट लाइक दिस। ये आपके पास करंट आ जाएगा। सो और मेरा वोल्टेज क्या है? मेरा वोल्टेज भी बिल्कुल इसी किस्म का है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज के लिए करंट ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ मेरे पास वोल्टेज के लिए ये बनेगा, राइट। जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, और जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, और ये आपके पास फिर मैक्सिमम, और फिर आपके पास ये 0। So there is a phase difference of phi between current and voltage in case of capacitor. जी 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 ठीक है। Right, so there is a phase difference of phi between voltage and current, और ये चीज फिर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपके पास ये Q है और ये आपके पास करंट I है और ये आपके पास वोल्टेज है, तो इनका ये ग्राफ आपके पास इस तरह से बनेगा। एंड नाउ in case of resistance there was no phase change, but in case of capacitor we say because of this formula I is equal to dq by dt, और जो चार्ज यहाँ पे स्टोरेज ऑफ चार्ज हो रहा है और डिस्चार्जिंग हो रही है, वैसे ये बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है। आपके पास जब चार्ज Q है तो करंट आपके पास हमने कहा कि मैक्सिमम होगा। चार्ज Q का मतलब ये है कि चार्ज आपके पास 0 हो गया तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वहां पे, चार्ज होने के लिए चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। इस पोर्शन में आपके पास क्या है? चार्जिंग स्टार्ट हो रही है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में आपके पास फिर क्या है? डिस्चार्जिंग हो गई है। इस पोर्शन में फिर आपके पास चार्जिंग स्टार्ट हो गई, और इधर आपके पास फिर, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। व्हेन चार्ज इज क्यू एट द चार्ज क्यू एट द कैपेसिटर इज 0, मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देता है ताकि वहां पे चार्ज को स्टोर कर सके।
और जब वहां पे चार्ज फुल हो जाता है तो फिर आपके बाद नेगेटिव हाफ आपके पास शुरू होगा एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वहां पे फिर आपके पास करंट जीरो की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, राइट। फिर आपके पास वहां पे चार्ज जो है कंप्लीटली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर मैक्सिमम करंट उसकी तरफ फ्लो करेगा और वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। तो जितना जितना आपके पास करंट ज्यादा होता जाता है, करंट कम होता चार्ज ज्यादा होता जाता है, करंट कम होता जाता है। जितना चार्ज कम हो रहा है, करंट की फ्लो फिर उसकी तरफ ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वहां पे चार्ज को अगर स्पेस नहीं होता तो जाहिर है करंट रुक जाएगी वहां पे। अगर फुली आपके फॉर एग्जांपल मेरे पास मैक्सिमम करंट इस जगह पर है, राइट, और जीरो करंट यहाँ पे है। जब चार्ज मैक्सिमम था तो आपके पास करंट जीरो, क्यों? अगर आपके पास ये फुली चार्ज हो जाए, फुल मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे जमा हो जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर करंट फ्लो नहीं करेगा आगे, उसको चार्ज के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए करंट जाना बंद हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है, हमने तो इसको ड्रॉ किया है फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द स्लोप, लेकिन एक्चुअली अगर इसकी आप मीनिंग को देखेंगे तो वो यही है कि जिस वक्त आपके पास इस कैपेसिटर पे फुली चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, ये फुल ऑफ चार्ज हो जाएगा, तो फुल ऑफ चार्ज की बात हम कहते हैं कि बस अब करंट आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो करंट आ रहा था उसकी फ्लो खत्म हो जाएगी, और फिर आपके पास नेगेटिव हाफ शुरू हो जाता है तो इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है तो डिस्चार्जिंग के दौरान फिर आपके पास फिर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। फिर जब आपके पास कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया और खत्म हो गया आपके पास वोल्ट ये चार्ज, तो फिर ये एकदम करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। सो दैट इज हाउ देयर इज अ फेज चेंज ऑफ फाई बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, अब आगे हमने इसको मैथमेटिकली देखना है कि ये फेज चेंज कैसे आ रहा है, राइट। सो वी हैव अ रिलेशनशिप दैट I is equal to Im sin of omega t, and again I have a relationship that Q is equal to CV sin of omega t, right? अच्छा, now if I say dq by dt which is equal to I, तो अगर मेरे पास ये dq by dt है तो I will say d by dt दोनों साइड से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी cv sin ऑफ ओमेगा t आ जाएगा, राइट। cv मेरे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एंड आई विल से d by dt sin ऑफ ओमेगा t, क्योंकि t है तो ये इसमें डिफरेंस, इसमें चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट है, वोल्टेज भी हम इसी पे डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से CV यानी मैक्सिमम वोल्टेज तो कांस्टेंट ही होगी। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे, सो d by dt sin of omega t, this is always equal to omega cos of omega t, ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ दैट CV ओमेगा cos of omega t है। सो नाउ ये जो dq by dt हो जाएगा, ये मेरे पास किसके इक्वल है, I will be equal to this CV ओमेगा, और ये जो cos ऑफ ओमेगा t है इसको अब मैं sin ऑफ ओमेगा प्लस पाई बाई 2 लिख सकती हूँ। कैसे? अच्छा, ये देखें आप, हमारे पास एक रिलेशनशिप है sin ऑफ theta 1 plus theta 2, this is equal to sin of theta 1 sin of theta 2 plus cos of theta 1 cos of theta 2, right? अगर मैं इसकी जगह थीटा 1 की जगह मैं लिख लूं, लेट्स से कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन ऑफ ओमेगा प्लस पाई बाई 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा साइन ऑफ पाई बाई 2।
Sine of pi by 2, sine of omega sine of pi by 2 plus cos of omega cos of pi by 2, right? Now, what is sine of omega? Sine of omega तो अपनी जगह पे रह जाएगा, but pi by 2 is equal to 0. Sine of 90 is 0. तो ये 0 plus cos of omega और cos of pi by 2 क्या होता है 1. So this is equal to cos of omega. So cos of omega जो है या cos of omega t है, ये t यहाँ पे आएगा सबके साथ. So cos of omega t is equal to sine of omega t plus pi by 2. तो मैंने ये वैल्यू इसकी लगाई है कि cos of omega t को मैं sin of omega t plus pi by 2 लिख सकती हूँ, right? So अब आपके पास I जो है it is equal to CV omega और ये हो जाएगा sin of omega plus pi by 2, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब ये क्या है? इसको मैं लिख सकती हूँ that this is equal to IM, right? This can be written as IM. ये dq by dt था ना, ये I है तो ये IM sin of omega plus pi by 2 आ गया आपके पास. So V sin of omega t और फिर I में आपके पास फर्क आ जाएगा that this is equal to sin of omega plus pi by 2. तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि आपके पास V और I के दरमियान there is a phase difference और वो phase difference कितना है? वो phase difference मेरे पास pi by 2 के equal है. तो ये phase difference मेरे पास किस वजह से आ रहा है? This is because of the charging and discharging of the capacitor, right? Now यहाँ पे जो IM है, this one, IM is equal to CV omega and if I say ये V कौन सा होगा? VM ही होगा ना, जाहिर है. So I can say from here that IM over VM is equal to C omega, or I can say that VM by IM is equal to 1 over C omega. लिख सकती हूँ ऐसे. What is VM by IM? V by I is equal to R, the resistance. लेकिन इस केस में मेरे पास ये resistance नहीं है, इसको हम कहते हैं this is the resistance due to the capacitor, क्योंकि मैंने इस सर्किट में किसी किस्म का कोई resistance तो नहीं लगाया. यहाँ पे जो resistance आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? वो capacitor की वजह से आ रहा है. So this resistance of a capacitor is known as the reactance. It is the capacitive reactance, known as the capacitive reactance, and can be written as XC is equal to 1 over omega C. What is omega? Omega is equal to 1 over 2 pi FC. इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड कर रहा है ऑन द, वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास जो वोल्टेज आ रहा है, जो करंट आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो आपके पास कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कम होगा, यानी आपका कैपेसिटर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा. और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपका कैपेसिटर सही काम नहीं करेगा. इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जल्दी जल्दी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, करंट तेज तेज फ्लो कर रहा है, बार बार आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आप
आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, प्रोसेस तेज हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी कम होगी तो आपका कैपेसिटर स्लोली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेगा, आपका करंट जो चार्जेस जो स्टोरेज हो रही है वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, एंड देयरफॉर वी विल से दैट एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटर की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी और लो फ्रीक्वेंसी पर इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अगर इसी को हम कहते हैं कि हमने अब लगाया हुआ है इस एसी के साथ, अब अगर हम इंडक्टर को लगा लें, इंडक्टर क्या चीज है? इंडक्टर हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल से जब करंट फ्लो करेगा तो हमने अल्टरनेटिंग करंट है, कभी पॉजिटिव करंट आ रहा है कभी नेगेटिव करंट आ रहा है, वो इसमें से फ्लो करेगा। बट वी से के यहाँ पर जब चेंज इन करंट आता है सो देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल है ना, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस करंट के अराउंड, और फिर अगर आपके पास मैग्नेटिक उस करंट में चेंज आ रहा है तो चेंज इन करंट विल इंड्यूस्ड एन करंट इन, बाकी दोबारा उसमें करंट इंड्यूस करेगा, सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हो रही है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये है कि आपके पास बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी करंट तो आपके पास फ्लो कर रहा है, लेकिन जब करंट फ्लो करते हैं और आपने इसको वोल्टेज सप्लाई की है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लेकिन जब ये करंट इसमें से फ्लो करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बैक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। एंड नाउ इफ यू कम टू द इक्वेशन, तो मेरे पास जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वेशन तो हमारे पास आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी है, और यहाँ पे जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस वजह से है? सेल्फ इस इंडक्टर की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं सेल्फ इंडक्शन में। Now this voltage is directly proportional to the rate of change of current. जितना करंट में चेंज आएगा उतना ज्यादा आपके पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बिकॉज आपके पास उतना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज आ रहा है तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है और सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब करंट के लिए मेरे पास जो ओरिजिनली जो हम आई लेते हैं वो यही है कि आपके पास साइनोसाइडल करंट है, एंड इफ आई से दैट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, जाहिर है ऑटोमेटिकली इधर से ही होगा। बट इफ आई से कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, नाउ इट इज डी आई बाई डी टी, आपका वोल्टेज जो है वो चेंज इन करंट पे कर रहा है, तो अब आपके पास ये जो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है वो क्या है? स्लोप आ जाएगा वोल्टेज का। लेट्स से ये मेरे पास है, लेट्स से दिस इज माय आई और ये वोल्टेज है। ठीक है, तो अगर मेरे पास आई जीरो है, राइट, करंट आपके पास कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। वोल्टेज मैक्सिमम है इसलिए कि अभी चार्ज ने फ्लो करना शुरू नहीं किया है, वहां आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ही आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और करंट जितना ज्यादा हो जाएगा आपके पास, हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर आपका जो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। स्लोप को हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द करंट जीरो है इसलिए ईएमएफ जीरो आएगा। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम स्लोप है, डी आई बाई डी टी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, वोल्टेज आपके यहाँ पे डी आई बाई डी टी, आई जीरो है, डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, स्लोप मैक्सिमम है यहाँ पे, ये जो लाइन है, इसलिए वोल्टेज इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम होगा। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम डी आई बाई डी टी है, राइट, तो स्लोप आप देखें यहाँ पे करंट मैक्सिमम है, यहाँ करंट जीरो है लेकिन स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ करंट मैक्सिमम है लेकिन उसका स्लोप जीरो है, तो मेरे पास जो वोल्टेज है वो क्या चीज है? वो मेरे पास इस वक्त स्लोप ऑफ द करंट आएगा। सो डी आई बाई डी टी आपके पास इस वक्त जीरो आ जाएगा, राइट। देन वी से जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता करंट जीरो की तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट पर अगेन आपके पास स्लोप ज्यादा हो जाएगा, तो स्लोप ज्यादा होगा इस वक्त आपके पास
वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगा। अगेन जब आपके पास इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है तो उसका यस करंट मैक्सिमम है और आपके पास वोल्टेज 0 आएगा। मैक्सिमम ये 0, फिर आपके पास ये मैक्सिमम ये आ जाएगा और फिर इधर ये 0, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये होगा, राइट। एंड देन अगेन आपके पास ये इधर ये देखें ये 0, तो ये मैक्सिमम। तो इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे सो वी विल से कि अगर मैं अब यहाँ पे ड्रॉ कर लूं इसके साथ एक करंट को, अगर मैं इधर ड्रॉ कर लूं, राइट, तो अब आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम करंट पे वोल्टेज 0 और 0 करंट पे मैक्सिमम वोल्टेज, और फिर आपके पास ये इस तरह से करंट। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ phi between, this is your voltage, ये आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज है, और ये जो ग्रीन अभी मैंने ये क्या ये वाला है, दिस इज योर करंट। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान, इसके और इसके दरमियान आपके पास फाई का डिफरेंस आ गया है, राइट। अभी हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। अच्छा, हमने जब कैपेसिटर लिया था तो कैपेसिटर में हम कहते हैं कि कैपेसिटर में हमारे पास करंट लीड कर रहा है, राइट, करंट लीड कर रहा है, और आपके पास इस केस में जब कैपेसिटर को आप यूज करते हैं तो करंट आपका लीड करेगा, ये लीड करता है। और जब आप इंडक्टर लेते हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर, जब आप इंडक्टर लेंगे तो इंडक्टर में आपके पास वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज लीड का मतलब ये है कि वो आगे होगा एट डिग्री ऑफ फाई, और आपके पास जो करंट है वो लेग बिहाइंड करता है, पीछे रह जाएगा, ये लेग करेगा, ठीक। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करेगा और वोल्टेज लेग बिहाइंड करेगा, ठीक है। सो अब इस केस में मेरे पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, वो 5 डिग्री आगे जा रहा है और करंट उसके पीछे आ रहा है। देयरफॉर हम इसको मैथमेटिकली भी हम डिराइव करेंगे, एंड मैथमेटिकली वी विल से that I have a relationship I is equal to Im sin of omega t, और वोल्टेज मेरे पास क्या है, वोल्टेज V is equal to L GI by GT है, राइट। सो ये L G by GT है, और I की वैल्यू जब मैं लगाऊंगी तो वो हो जाएगा Im sin of omega t, राइट। Im को अगर आप बाहर निकाल दें, क्योंकि ये तो पीक वोल्टेज पीक करंट है, तो वो तो उसमें तो चेंज नहीं आएगा, चेंज तो टाइम के साथ साथ बाकी करंट में आ रहा है। सो और ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड अगेन आई विल से दैट L I M, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो अगेन ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू LIM ओमेगा, और कॉज ऑफ ओमेगा टी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी जो है आपका वोल्टेज क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई, एंड V इज इक्वल टू, सबको मैं क्या लिख सकती हूँ, this is equal to what, VM sin of omega t plus phi, right? Now next we can say
ये जो Vm है, दिस इज इक्वल टू LIm ओमेगा, राइट? So I can write Vm by Im is equal to L omega. Now what is Vm by Im? This is the, वैसे हमारे पास R is equal to V by I है, बट इस वक्त मैंने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे मेरे पास सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, लेकिन इंडक्टर जो है वो भी एक कंडक्टर है, और उसमें से भी जब ये करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस तो ऑफर होगा, बट दैट इज नॉन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है? उसको हम R की तरह नहीं लिखेंगे, अब हम इसको कहेंगे that this is equal to the inductive reactance represented by XL is equal to L omega. Now what is omega? Omega is 2 pi F into L. So XL is equal to 2 pi FL, right? And now we can say कि जितनी ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास ज्यादा काम करेगा कि नहीं करेगा? जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी,